Welcome everyone. In this session, we will discuss about the budget 2025-26. तो देखिए बजट अभी आज ही अनाउंस हुआ है और इस बजट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। स्पेशली आपने सुना होगा कि टैक्स रिफॉर्म्स कुछ आ चुके हैं और काफ़ी टैक्स रिफॉर्म्स आने भी हैं। इसके अलावा ये जो बजट है हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट से हम काफ़ी सारे फैक्ट्स, डेटा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को जान पाते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बजट के कुछ बेसिक्स। तो बजट की अगर हम बात करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 112 में ये बजट हम प्रोड्यूस करते हैं और इसको हम एक्चुअली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड लिखा हुआ है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये एवरी फाइनेंशियल ईयर प्रोड्यूस करना होता है और फरवरी 1 को ये प्रेजेंट किया जाता है और फरवरी 1 को जो बजट प्रेजेंट होगा वो अपकमिंग अप्रैल मंथ से, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से और 31 मार्च 2026 तक का जो पूरा कंप्लीट ईयर है उसका हम इकोनॉमिक प्लान और सोशल प्लान हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर बजट प्रेजेंट करती है। अब बजट के अंदर, बजट एक वर्ड सबसे पॉपुलर वर्ड है, लेकिन एक्चुअली बजट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पाते हैं। सबसे पहले बजट स्पीच मिलती है जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस देती हैं लोकसभा में। दूसरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है और उसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये जो मिनिस्ट्रीज़ की अपनी ग्रांट्स की डिमांड होती हैं वो। अप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि जो सरकार पार्लियामेंट से अपने खर्चे को डिमांड करती है। और फाइनेंस बिल, यानी कि जो भी टैक्सेशन से संबंधित रिफॉर्म्स होते हैं। और फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये हमारे एफआरबीएम एक्ट के अंडर आती हैं। तो ये सारी कंपोनेंट हमारे होते हैं बजट के। अब उसके बाद बात आती है सर, बजट दो तरह का होता है। एक आपका रेवेन्यू बजट होता है। रेवेन्यू बजट का मतलब हो गया कि जिसमें रेवेन्यू रिसीट जैसे कि टैक्सेस, फीस, ये सब आते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारी जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे सैलरीज, इंटरेस्ट, ये सब आते हैं। और दूसरा हमारा होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट जैसे कि लोन हो गए, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, और कैपिटल एक्सपेंसेस जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया या लोन की रीपेमेंट हो गई या कोई कैपिटल एसेट को बिल्ड करना हो गया। तो ये सभी चीज़ें हमारी कैपिटल बजट में आती हैं। हमारी जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट हैं जो हम आगे जा करके कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सब चीज़ें हैं। देखिए जो बजट का हमारा लार्जर पर्सपेक्टिव है वो आप ये समझिए कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती है। पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन होता था जो 5 ईयर प्लानिंग करता था। अभी नीति आयोग है जो विजन स्टेटमेंट, एक्शन प्लान देते हैं। और उस सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अपने 1 साल की प्रायोरिटीज डिसाइड करती है और सरकार जो है वो 1 साल का अपना प्लान देती है। किस किस तरह से हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा, क्या क्या हमारी सोर्सेज ऑफ रिसीट होंगी, वो सब चीज़ों को हम यहाँ पर अनाउंस करते हैं। और हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ डिसाइड करती हैं। और प्रायोरिटीज़ कहाँ से डिसाइड होती हैं, तो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो से डिसाइड होती हैं। अभी जैसे 2024 में हमारी जो गवर्नमेंट है वो री इलेक्ट हुई और उसके बाद में ये फर्स्ट फुल बजट है। तो जो इन्होंने इलेक्शन में प्रॉमिसेस किए उस प्रॉमिस के बेसिस पर इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड की और उस प्रायोरिटीज़ के बेसिस पर इन्होंने अपना बजट प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। अब सर बात आती है कि हमारी अभी विकसित भारत के लिए क्या एस्पिरेशन है। देखिए अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था कल, मैंने उसके ऊपर भी एक सेशन लिया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है। तो विकसित भारत जो हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है, 2047 तक हमें विकसित भारत चाहिए। तो उसमें हम लोग फोकस करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ग्रोथ पर, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में हमारी ग्रोथ स्लो डाउन हुई है और आने वाले साल में भी हमारी ग्रोथ स्लो डाउन होगी। हालांकि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ग्रोथ हमारी प्रॉपरली मेंटेन्ड है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पीरियडिकली देखें तो हमारी ग्रोथ अभी थोड़ा डाउन आ रही है। तो हमें ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है। दूसरा, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की प्रायोरिटी हमारी 11th 5 ईयर प्लान से चलती हुई आ रही है, 2002 से चलती हुई आ रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो हुए, लेकिन उसको हमें चैनलाइज करना है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंप्रूवमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना। थर्ड, एनहांसिंग द स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास।
तो एक बात समझनी पड़ेगी कि जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग क्लास है, अगर हम नंबर ऑफ पीपल के बारे में बात करेंगे। और ये मिडिल क्लास क्या है? मिडिल क्लास जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, है ना, जो जो कि सरकार को इलेक्ट करते हैं। तो जो सरकार का एजेंडा होता है वो हमेशा मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जो केजरीवाल गवर्नमेंट आई थी 2015 में, 2013 में, तो वो मिडिल क्लास के रिवॉल्यूशन के बाद ही आई थी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और उसके बाद में जो प्रोटेस्ट हुए थे 2011-12 में, तो वो पूरा मिडिल क्लास ड्रिवन थे। उसके बाद आप देखोगे तो इवन नरेंद्र मोदी जी भी अगर हिंदुत्व के एजेंडा चलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को टारगेट करके होता है। तो गवर्नमेंट को हमेशा मिडिल क्लास को ध्यान में रखना होता है, और मिडिल क्लास ही पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करती है ना। तो इसलिए अगर हम रिसेंट टाइम में देखेंगे तो मिडिल क्लास की जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो कम हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, इसीलिए हम उनको अभी टैक्स रिलीफ दे रहे हैं, और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं। इसलिए मिडिल क्लास बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इन्विगोरेटिंग द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो देखिए हम लोग, हमारा हालांकि पब्लिक सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बिना हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो भी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आता है। और इनफैक्ट इंडिया में भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज आज के समय में बिल्ड हो चुकी हैं। तो आज का ज़माना 1950 का ज़माना नहीं है जिस समय हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर के अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, है ना। आज के समय हमारे पास प्राइवेट सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर के बिना किसी भी तरह का ग्रोथ और डेवलपमेंट इमेजिन भी करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज अपलिफ्टिंग द हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। तो ये अगेन हाउस होल्ड सेंटिमेंट, ये मैं मिडिल क्लास से लिंक करूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास ही अल्टीमेटली कंजम्पशन को ड्राइव करता है ना। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से पिछले कई सालों में, स्पेशली लास्ट 2 ईयर्स में, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू इंटरेस्ट रेट को हाई रखा है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी पेसिमिस्टिक हो गए हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के पास में स्पेंड करने के लिए पैसा नहीं था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार रिफॉर्म्स किए हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ: ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एंड कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ मिडिल क्लास और प्राइवेट सेक्टर एंड हाउस होल्ड। ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज हैं। अब हमारी बात आती है, सर थीम क्या है? थीम का मतलब है कि गवर्नमेंट अभी क्या क्या चीज़ें फोकस कर रही है। तो अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट थीम की बात करें तो हमारी थीम है डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। तो अगर हम 2047 तक इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं, इसके लिए हमारी प्रायोरिटी होगी जीरो पॉवर्टी, है ना, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात किसने की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने, है ना। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, है ना, 20 पॉइंट प्लान। और अब हम वापस से नीति आयोग के आने के बाद में 2015 के बाद में फिर से हम जीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, और उसी चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है ना। तो जीरो पॉवर्टी को आप इंदिरा गांधी, नीति आयोग से लिंक करके और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज 100% ग्लोबल क्वालिटी, है ना, गुड क्वालिटी। क्वालिटी की बात यहां पर हो रही है। स्कूल एजुकेशन, पहले बात होती थी एक्सेसिबिलिटी की, अब बात हो रही है क्वालिटी की, है ना। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आए जहां पर एक्सेसिबिलिटी पे फोकस किया गया, ड्रॉप आउट को कंट्रोल करने पे फोकस किया गया, लेकिन हमने देखा कि लर्निंग आउटकम तो आ नहीं रहे हैं। एसर की रिपोर्ट आती थी, हम देखते थे कि लर्निंग तो उतनी है नहीं। तो हमने क्वालिटी की बात की है एजुकेशन की, स्पेशली स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा अगर हम देखें इकोनॉमिक सर्वे में हायर एजुकेशन की बात की गई है, हायर एजुकेशन में लिबरलाइजेशन होना चाहिए, है ना। और थर्ड आपकी प्रायोरिटी है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में एक्सेस टू हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। तो यहाँ पर भी क्वालिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट इज 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए स्किल इनिशिएटिव हमारे अगर हम देखें तो नई गवर्नमेंट में, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में 2014 से स्किल इंडिया प्रोग्राम और बहुत सारे अदर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव रहे हैं। उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अब हमारा टारगेट है 100% स्किल लेके आना, एंड अलोंग विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिले। नेक्स्ट इज 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज करने की बात की गई है, यानी कि जो वुमेन है उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में अभी वो लेस देन 40% है।
तो इसको बढ़ाना है हमें 70% तक। तो 2004-7 तक, यानी कि अगले तकरीबन 22 ईयर्स में हम इसको 70% लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा, उससे हमारा लेबर फोर्स सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात की गई है, तो ऑलरेडी हम फूड सरप्लस कंट्री हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने फूड सरप्लस ऑलरेडी अचीव कर लिया है, और अब हम काफ़ी अदर, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और ईस्टर्न ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब इनिशिएटिव हमारे चल रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड के लिए। जैसे चाइना इज़ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वर्ल्ड, उसी तरह से हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बने। तो ये एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है, अब भी अपने आंसर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्या अगर हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर क्या यहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे एग्जाम में आएंगे? तो एग्जाम में कोई ऐसा आपसे नहीं पूछा जाता है नॉर्मली। एक बार 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर उन्होंने बजट की थीम से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन डायरेक्टली थीम वेस्ड थीमेटिक क्वेश्चंस वो कम ही पूछते हैं। तो आप इसको अपने वैल्यू एडिशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेंस में आपसे पूछा जाता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सजेशंस में, कंक्लूजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी पीपीटी है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मिडिल क्लास सपोर्ट, ये हमने बात की, मिडिल क्लास के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हम इनकम टैक्स बिल भी अभी लाने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ये सब चीज़ें हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको अभी जस्ट हिंट दे करके और आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि यहाँ से 10 ब्रॉडर एरियाज ऑफ फोकस की हम बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पर 4 वर्ड यूज़ किए गए, बहुत अच्छे वर्ड है, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, यानी कि पुअर, यूथ, फार्मर एंड वुमेन, है ना। तो ये जो प्रायोरिटीज़, 4 प्रायोरिटीज़ हैं, ये हमने देखा था लास्ट ईयर के बजट में भी थी, आप देखोगे लास्ट ईयर का बजट भी जो मैंने डिस्कस किया था उसमें भी आपने देखा होगा, उससे प्रीवियस ईयर के बजट में भी थी। तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ही, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वुलनरेबल सेक्शन है। अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसी के राउंड में अपने आंसर्स को डेवलप कीजिएगा कि हम किस तरह से पुअर, यंग, फार्मर्स और वुमेन को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उनके लिए हम गवर्नमेंट क्या स्कीम ला रही है और उनके लिए और क्या किया जाना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, राइट। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये टोटल 10 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल हैं। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा एक मतलब कॉमन सेंस लगा करके आप इसको देख सकते हो। लाइक एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पे फोकस रहेगा, रूरल डेवलपमेंट और इंक्लूसिविटी, मेक इन इंडिया, एमएसएमई, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी एंड इनोवेशन, है ना, इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, सिक्योरिंग एनर्जी सप्लाईज, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड नर्चरिंग इनोवेशन। तो ये बेसिकली ब्रॉडर थीमेटिक एरियाज हैं, और आने वाले जो हमारे डिस्कशन होगा उसमें हम सारी चीज़ों को इनको डिटेल में डील करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि ये जो हमारा आने वाला डिस्कशन होगा वहाँ पर हम इसी को बेस बना के चलेंगे। तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट इस बार यूज़ की है कि पहला इंजन है हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा इंजन है एमएसएमई, तीसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट और चौथा इंजन हमारा है एक्सपोर्ट, है ना। तो AMIE ये हमारा 4 फोल्ड इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट हो गए, राइट। तो ये हमारे इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, यानी कि हमें डेवलपमेंट लाने के लिए एग्रीकल्चर पे, एमएसएमई पे, इन्वेस्टमेंट पे और एक्सपोर्ट पे फोकस करना होगा। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा डायग्राम बनाया इन्होंने, ये इनफैक्ट मैंने बजट का जो इनको हाइलाइट्स थी वहाँ से ये इमेज मैंने ली है, तो ये ओरिजिनल इमेज मैंने वहाँ से कैप्चर की है ताकि आपको और क्लैरिटी आए। द फ्यूल विल बी रिफॉर्म्स, यानी कि हमें डेवलपमेंट, यानी कि 2047 में विकसित भारत बनने के लिए हमारा फ्यूल क्या होगा, तो फ्यूल होगा रिफॉर्म्स, यानी कि रिफॉर्म्स के फ्यूल को यूज़ करके हमारी जो गाइडिंग स्पिरिट होगी वो होगी इंक्लूसिविटी, यानी कि सबको साथ में लेके चलना। अगेन वही अन्नदाता, गरीब, यूथ, है ना, पुअर, और डेस्टिनेशन अल्टीमेटली वी हैव टू रीच एट द डेस्टिनेशन ऑफ विकसित भारत। तो रिफॉर्म्स को लाते हुए, इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखते हुए हमें अल्टीमेटली विकसित भारत पे पहुंचना है। और 4 हमारी थीम है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो अभी तक हमें एक ब्रॉडर आइडिया लग गया है कि हमें विकसित भारत बनना है। इंक्लूसिविटी का मतलब हमें अन्नदाता, गरीब, नारी और यूथ चारों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और
उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें रिफॉर्म्स लेके आने हैं, और रिफॉर्म्स हमें कहाँ पे लेके आने हैं? एग्रीकल्चर में, एमएसएमई में, इन्वेस्टमेंट में, एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, तो आई थिंक एक आपको ब्रॉडर आइडिया लग गया है कि हमारा डिस्कशन अभी किस तरह से बढ़ने वाला है। इसके बाद में अब हम सबसे पहले फर्स्ट थीम को उठाते हैं। फर्स्ट थीम हमारी है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन। ठीक है, तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मान के चलिए कि ये वैल्यू एडिशन में आपको काम आएंगे, और दूसरा ये जो भी स्कीम्स हैं, अभी स्कीम्स उन्होंने फर्स्ट टाइम अनाउंस किए हैं, जस्ट नाम अनाउंस किए हैं और पर्पस अनाउंस किया है, लेकिन स्कीम की डिटेल्स धीरे धीरे आएंगी। तो जैसे जैसे स्कीम की डिटेल्स आएंगी वैसे वैसे आप अपनी स्कीम्स को, उनके फीचर्स को कवर कीजिएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ नाम बताएंगे, और नाम के साथ में उनके जो मेजर थीम है, यानी कि जो उनका पर्पस है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली थीम आपकी है, सबसे पहली जो स्कीम आपकी है वो है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। देखिए HYV वैरायटी सीड्स की हमने बात पहले भी ग्रीन एवोल्यूशन में की है, वहाँ पर भी जो हमारा पैकेज ऑफ इनपुट था, वहाँ पर भी HYV सीड्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, और उसी चीज़ को हम वापस से एम्फोसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हमारे चैलेंजेस नए चैलेंजेस हैं। ग्रीन एवोल्यूशन के टाइम पे हमारा चैलेंज था कि हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी थी, स्कार्सिटी थी। आज के समय में हमारा चैलेंज है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, हमें क्लाइमेट चेंज से हमें प्रॉब्लम है, पेस्ट रेसिस्टेंस हमें डेवलप कर, पेस्ट रेसिस्टेंस वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बेसिकली हमें डेवलप करनी है हाई यील्डिंग वैरायटी, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और स्पेशली क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज़, जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि आपका फ्लड्स हो गया, ड्रोट हो गया, इन सब इवेंट को हम मैनेज कर सकें, राइट, एंड ensuring द कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ ओवर 100 सीड वेराइटीज़, है ना। तो कमर्शियल अवेलेबिलिटी भी हमें इंश्योर करनी है, सिर्फ रिसर्च ही नहीं करनी है, उसको कमर्शियली अवेलेबल भी कराना है, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आता है किसान क्रेडिट कार्ड, एनहांस क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। आपको पता होगा किसान क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट है वो फार्मर्स के लिए अवेलेबल है, फिशरमैन के लिए अवेलेबल है, डेयरी फार्मर्स यानी कि एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिशनर्स के लिए भी अवेलेबल है। और यहाँ पर एक स्कीम होती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी कि जो इंटरेस्ट है उसमें आपको कंसेशन मिलेगा। जो नॉर्मली 7% इंटरेस्ट चार्ज होता है, उसकी जगह पर आपसे 4% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हो। तो इसके लिए पहले जो लिमिट होती थी वो 3 लाख होती थी, अभी इसको 5 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। ठीक है जी, तो 5 लाख रुपीज़ तक आप इसको यहाँ पर KCC किसान क्रेडिट कार्ड में लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग द एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि आप अगर देखें एग्जाम में, तो एग्जाम में प्राइम मिनिस्टर नाम से जो भी स्कीम होती हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। 2024 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, है ना। और उसी तरह से अगर हम बहुत सारी अदर एग्जाम में भी देखेंगे, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी, तो PM वाली स्कीम पर हमेशा उनका फोकस होता है। तो ये भी एक स्कीम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यानी कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, जो कि प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर रही है 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे हमने पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात की थी कुछ सालों पहले, और उसी तरह से हमने 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करके उनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर क्या ये कोई ब्रांड न्यू स्कीम है? तो नहीं, ये यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग स्कीम को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये कन्वर्जेंस मॉडल पे काम करेगी। कन्वर्जेंस मॉडल का मतलब हुआ कि जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, क्योंकि पहले से ही उनकी एजुकेशन सेक्टर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसी तरह से उनका किसान क्रेडिट कार्ड है ही, हमने देखा ही अभी डिस्कस ही किया था, उसी तरह से फसल बीमा योजना है। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो उन स्कीम्स को हम कंबाइन करके और उनके बेनिफिट को हम उन पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग द स्कीम्स यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उनको कन्वर्ज करके टू एनहांस द इरिगेशन क्रेडिट एक्सेस स्टोरेज एंड प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो सस्टेनेबिलिटी भी लेके आनी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी लेके आना है, बेनिफिटिंग द फार्मर्स थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशंस एट द लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पे हमें उनको फार्मर्स को बेनिफिट देना है, राइट। नेक्स्ट
मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो कॉटन है वो हमारी कमर्शियल क्रॉप है और ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें टेक्सटाइल में, क्लोथिंग में आगे बढ़ना है, बांग्लादेश से कंपटीशन करना है, तो भी कॉटन में हमें आगे निकलना होगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, टू इम्प्रूव द कॉटन फार्मिंग ओवर द 5 years, प्रमोटिंग एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल वेराइटी, है ना। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल वेराइटी पे थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पेरिफेरली बन जाता है। एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो बस ये प्रोडक्टिविटी का मिशन आया है। और बेसिकली आपका GS3 में एक टॉपिक है टेक्नोलॉजी मिशंस, है ना। तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप इस मिशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। मखाना बोर्ड इन बिहार। तो देखिए ये मखाना बोर्ड यानी मखाना आपने देखा होगा, एक ड्राई फ्रूट की तरह यूज़ होता है, काफ़ी अच्छा होता है और हेल्दी होता है। तो आज के समय में हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और बिहार में मखाने बहुत होते हैं। तो मखाना बोर्ड के थ्रू हम इसको सिस्टमेटाइज करना चाहते हैं। तो मखाना बोर्ड बिहार में बनाया जाएगा ताकि अगेन देखिए जो बिहार है वो आज के समय में आप जानते ही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बिहार जो है, बिहार की जो गवर्नमेंट वो सपोर्ट कर रही है ना। तो बिहार पे भी स्पेशल फोकस गवर्नमेंट का होता ही है। टू एनहांस द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजिंग द फार्मर्स इनटू FPOs। इकोनॉमिक सर्वे में अभी आया था कि महाराष्ट्र में FPOs मॉडल सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी हम उस मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहते हैं। एंड इंश्योरिंग ट्रेनिंग, सपोर्ट एंड एक्सेस टू द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स की जो एक्सेसिबिलिटी है हम मखाना सेक्टर में बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वैल्यू एडिशन का सेक्टर है। और हम हमेशा बात करते हैं कि क्रॉप एंड अलाइड सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो क्रॉप सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा अगर हम देखेंगे डेयरी से या फ्लोरिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से कम होती है। इसलिए हमें अदर सेक्टर्स पे फोकस करना है। क्रॉप के अलावा हमें एनिमल हस्बेंड्री पे, हॉर्टिकल्चर पे, फ्लोरिकल्चर पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये मखाना बोर्ड भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ के हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहता है। बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, द प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ए पर्सन इज वर्किंग, एक्चुअली एम्प्लॉयड है, बट दिस पर्सन इज नॉट एम्प्लॉयड एज पर हिज स्किल्स, और दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग द रेम्यूनरेशन एज पर द स्किल्स दिस पर्सन हैज, राइट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को कम करने की बात की गई है, राइट। द प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस underemployment in agriculture by promoting skilling, investment and technology, right. Targeting women, youth, small farmers, it will boost rural economies. Incorporating global best practices, तो ग्लोबल की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अदर कंट्रीज में, जैसे कि इसराइल में, है ना। तो वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम इंडिया में ला करके और अपनी रेजिलियंस को बढ़ाएंगे और अंडर एम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखिए वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी इकोनॉमिक सर्वे को मैंने डिस्कस किया था, आपने देखा होगा। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में वो बहुत ज़्यादा था, और वो इन्फ्लेशन में जो मेजर रोल रहा है वो वेजिटेबल्स का और पल्सेस का रहा है। और आपका वेजिटेबल और पल्सेस जो हैं ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव क्रॉप्स हैं और एसेंशियल क्रॉप्स भी हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। तो उसी के अंदर हमने वेजिटेबल्स पर और फ्रूट्स पे भी फोकस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनकी जो प्रोडक्शन है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, श्री अन्न प्रोडक्शन, है ना। तो ये सप्लाई चेन प्रोसेसिंग, यानी कि सारे पूरी कंप्लीट वैल्यू चेन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी स्कीम किस चीज़ पे फोकस करेगी वो हमें आने वाले समय में जो गवर्नमेंट स्कीम की जो भी डिटेल्स पब्लिश होंगी उससे हमें ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा।
अ, तो जैसे मैंने बताया था वेजिटेबल और पल्सेस, तो वेजिटेबल के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम की बात चल रही है। यहाँ पर देखिए आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, राइट, तो वेजिटेबल और पल्सेस। तो देखिए एक चीज़ आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में एक लिंक है। इकोनॉमिक सर्वे में जो सजेशंस दिए गए थे उन्हीं सेक्टर्स पे यहाँ पर फोकस किया गया है। तो लॉन्च ए 6 ईयर मिशन विद ए स्पेशल फोकस फॉर तुर, उड़द एंड मसूर, राइट। तो देखिए आज के समय में अगर हम देखेंगे तो पल्सेस के लिए गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। इसमें कि गवर्नमेंट एमएसपी भी अनाउंस कर रही है, और इसमें पीएम आशा स्कीम है जिसके थ्रू पल्सेस को प्रोक्योर किया जा रहा है ना। तो पल्सेस क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और न्यूट्रिशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पल्सेस को हमें इन हाउस यानी कि इंटरनली विद इन द कंट्री डोमेस्टिकली हमें इसको प्रोड्यूस करने पे फोकस करना होगा। इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है आत्मनिर्भरता। हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें इस पे जो फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी है वो कम करनी है। अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था कि हमें फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पल्सेस को इंपोर्ट करना पड़ा था। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमें इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो जाए, ऐसे स्टेप्स लेने हैं, राइट। तो तूर, उड़द और मसूर, ये तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कई बार प्रीलिम्स में वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहाँ पर बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट सी चीज़ें पूछ लेते हैं, क्रॉप का नाम ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, तो एक तो सीड्स हमें लाने होंगे। हमने सीड्स के बारे में पहले भी बात की है, अभी नेशनल मिशन ऑन एचवाईवी सीड्स है ना। तो एक चीज़ तो ये आप समझ लीजिए कि देखिए सारी चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ना है आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ते हुए चले गए और दिमाग लगा नहीं रहे हैं, ठीक है भाई हमने पढ़ लिया, बजट हो गया, रट्टे मारो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ भी याद भी नहीं रहेगा। इस तरह से चीज़ों को लिंक करना है। जब चीज़ें लिंक करेंगे तो आपके राइट टाइम पे चीज़ें याद भी आएंगी, और आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। आपका आंसर भी थीमेटिक लिखा जाएगा जब आप आंसर राइटिंग करोगे। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आप अच्छे से उसको इंटेलिजेंटली सोच पाओगे, राइट। एनहांसिंग प्रोटीन कंटेंट, तो देखिए प्रोटीन हमें इंक्रीज करना होगा दालों के अंदर। वो कैसे करेंगे? रिसर्च के थ्रू। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, तो ये हमारी सारी मतलब कि हार्वेस्ट होने के बाद में उसको स्टोर करना, मैनेज करना, और रेम्यूनेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स, तो जो हमने बताई थी बात आपको एमएसपी पीएम आशा स्कीम के अंदर वो दी जाती है। तो वो चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्सेस सेक्टर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जीएस 3 में क्वेश्चन बन सकता है कि पल्सेस में क्या इनिशिएटिव है और क्या किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है वो है इंडिया पोस्ट। तो पहले आपको पता होगा इंडिया पोस्ट को पेमेंट बैंक बनाया गया था, और अब हम इंडिया पोस्ट को पेमेंट बैंक के अलावा बहुत अदर चीज़ों पे भी फोकस कराना चाहते हैं। तो इंडिया पोस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? दैट इंडिया पोस्ट इज अवेलेबल थ्रू आउट द इंडिया, और इंडिया पोस्ट का जो नेटवर्क है वो बहुत ही रिमोट लोकेशंस पर भी अवेलेबल है ना। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, गांव गांव तक भी इंडिया पोस्ट अवेलेबल है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रूरल इकोनॉमी में हम इंडिया पोस्ट को यूज़ करेंगे। तो रूरल कम्युनिटी हब को लोकेशन, यानी कि इंडिया पोस्ट की जगह को हम कम्युनिटी हब की तरह यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी को वहाँ पर हम इनवाइट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, तो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज यानी कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप एज एन इंस्टीट्यूशन अकाउंट खोलना चाहता है, या और कोई एज एन इंस्टीट्यूशन अकाउंट खोलना चाहता है, तो वो भी अकाउंट ओपन कर पाएँ। डीबीटी, कैश आउट, ईएमआई पिकअप, तो ये नए नए सर्विसेज हैं जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करेंगी। क्योंकि गांव के अंदर सभी जगह पे बैंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन बैंकों से ज़्यादा रीच आउट आपकी इंडिया पोस्ट की होती है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, यानी कि जो स्मॉल एंटरप्राइज है उनको क्रेडिट सर्विस देना। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, देखिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज, तो एक तरह से एक कंप्लीट न्यू फोकस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट इंडिया पोस्ट को एक नया अवतार दे रही है। और कहीं ना कहीं नॉट ओनली बैंकिंग सर्विसेज बट अदर फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस भी उनके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो भी सेव होगी, और हमारी जो इंडिया पोस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, वो भी यूज़ हो पाएगा। फिशरीज,
तो फिशरीज़ के लिए हम लोग पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हम सेकंड लार्जेस्ट फिशरीज़ प्रोड्यूसर हैं। और इस फैक्ट के अलावा अब हम और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, द गवर्नमेंट विल establish a framework for sustainable fisheries in the exclusive economic zone and high seas। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, जो भी 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एरिया होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कैसे सस्टेनेबल फिशरीज की जाए, और हाई सीज में, हाई सीज जो कि मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद आते हैं, है ना, जो कि सभी कंट्रीज के कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर किस तरह से फार्मिंग की जाए, स्पेशली अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में, ठीक है जी। यूरिया प्लांट इन आसाम, तो गवर्नमेंट जो है वो आसाम में नामरूप में यूरिया प्लांट इस्टेब्लिश करेगी। देखिए प्रीलिम्स में 2024 में एक क्वेश्चन आया था एयरपोर्ट्स को लेकर के, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से नए एयरपोर्ट हैं विजय, उसमें जो नाम दिए गए थे, एक तो आपका कुशीनगर दिया गया था और दो नाम और भी थे। तो कई बार बहुत ज़्यादा फैक्चुअल वो चले जाते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो फैक्ट्स हैं ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कोई रैंडम फैक्ट्स उठा के देख लिए आपको एग्जाम में दे दिए। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी बजट डॉक्यूमेंट में या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में या प्रेसिडेंट की स्पीच में से ही वो फैक्ट्स पिकअप किए होते हैं। तो ये स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स को आप लाइटली मत लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बन जाते हैं। सपोर्ट टू एनसीडीसी, नेशनल, ये आपका बेसिकली कोऑपरेटिव्स के लिए डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो कोऑपरेटिव सेक्टर को डेवलप करने के लिए एनसीडीसी को सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट कर सकें, ठीक है जी। तो अभी तक हमने एग्रीकल्चर की बात की थी, एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन, ठीक है जी। अब हमारा आता है एमएसएमई, एमएसएमई इज द सेकंड इंजन, तो यहां पर थोड़ा करेक्शन होगा, एमएसएमई इज द सेकंड इंजन, राइट। 4 इंजन की हमने बात की थी, पहला इंजन था एग्रीकल्चर, दूसरा इंजन है एमएसएमई, तीसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट और चौथा इंजन हमारा है एक्सपोर्ट। तो ऑलरेडी हमने एग्रीकल्चर के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया है, एमएसएमई को हम करने वाले हैं। अब देखिए एमएसएमई का इम्पोर्टेंस आप अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है और डिसेंट्रलाइज्ड है, और मिनिमम कैपिटल में हम यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। और अगर हम देखें इकोनॉमिक सर्वे में भी उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है मिटल स्टैंड, जर्मनी वर्ड है ये, मिटल स्टैंड, है ना। तो उन्होंने बताया है कि देखिए अगर इंडिया को ग्रो करना है, और अदर कंट्रीज़ के जो मॉडल अगर हम देखें, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तो सारी कंट्रीज़ ने एमएसएमईज़ को हमेशा फोकस किया है, और इंडिया को भी अगर ग्रो करना है तो मिटल स्टैंड पर उनको फोकस करना होगा, और ये एमएसएमई है। तो इसलिए एमएसएमई को हमने सेकंड फोकस एरिया बनाया है। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इस बार इनिशिएटिव लाए हैं। फर्स्ट इज क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। तो देखिए एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो माइक्रो वाली आपकी जो फर्स्ट लेयर है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, सारे एमएसएमई के लिए नहीं, सिर्फ माइक्रो वाले के लिए। उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट है, हम अभी आगे जाकर के देखेंगे, जो रिवाइज डेफिनेशन 2021 में आई थी, ठीक है। उनके लिए क्रेडिट कार्ड लाए गए हैं, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स विद ए 5 लाख रुपीज़ लिमिट, 5 लाख रुपए तक की लिमिट की बात की गई है, फॉर दोज हु आर रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल इनका एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहाँ पर ये अपनी आईडी बनवा सकते हैं, और इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड। तो देखिए 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड इनको इशू किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये आपका किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही है, ठीक है। उसी तरह से स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, अगर कोई फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, फॉर द 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स including women, scheduled caste and scheduled tribes, a new scheme is to be launched to provide term loans up to ₹2 crore during the next 5 years। यानी कि 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई थी, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम फंडिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हमारा एक लार्ज चंक यूथ का है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बिलीव करता है, तो यहाँ वहाँ पर ही हमारा ये इनिशिएटिव काम आने वाला है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था
कि एमएसएमई की डेफिनेशन रिवाइज हुई थी, एमएसएमई की डेफिनेशन रिवाइज हुई थी, राइट। और ये डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ये जो रिवाइज्ड वाला है ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो ये रिवीजन है, ये पहले 1 हुआ करता था और अभी ये 2.5 किया गया है। इन्वेस्टमेंट पहले 10 हुआ करता था, अब ये 25 कर दिया है। पहले ये 50 हुआ करता था, अब ये 125 हो गया है। तो ये जो इन्होंने 2021 में डेफिनेशन चेंज की थी और अब इन्होंने 2025 में इसको भी अपडेट कर दिया है। यानी कि अब अगर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ रुपए तक है, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, तो भी आप माइक्रो कैटेगरी में आएंगे। अगर आपका 2.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 25 करोड़ तक आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप स्मॉल कैटेगरी में आएंगे। और 125 करोड़ तक आप मीडियम में आएंगे और 125 करोड़ के बाद आप लार्ज एंटरप्राइज में आएंगे, ठीक है। उसी तरह से टर्नओवर भी इन्होंने इंक्रीज किया है। तो 2021 में जो डेफिनेशन आई थी वहाँ पर 5, 50, 25, 250 रखा था। अब इन्होंने रिवाइज करके इसको 10, 100, 500 कर दिया है। यानी कि टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स वैल्यू। तो अगर इनकी सेल्स 10 करोड़ तक है तो माइक्रो होगा, अगर 100 करोड़ तक है तो स्मॉल होगा, और 500 करोड़ तक है तो मीडियम होगा। तो टर्नओवर भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। दोनों लिमिट, अगर आपका जो माइक्रो है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 है और टर्नओवर 10 तक है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट 2.5 से कम है और टर्नओवर एक्सीड कर गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो उस कैटेगरी में हम इसको डालेंगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ है, सॉरी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ है और टर्नओवर 12 करोड़ हो गया, तो वो स्मॉल में चला जाएगा क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है ना। ये इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुआ है इस बार। अच्छा, हमने जैसे अगर हम एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई के साथ साथ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे भी फोकस करना है, क्योंकि आपको याद होगा विकसित भारत के लिए हमने एक बात की थी कि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, है ना। और हमारी प्रायोरिटीज में एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा ग्रोथ तो होगा लेकिन एम्प्लॉय सेंसिटिव ग्रोथ होगा। हमारा जो ग्रोथ अभी तक रहा है वो जॉबलेस ग्रोथ रहा है, 1991 के बाद में सर्विस सेक्टर डोमिनेशन रहा। अब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ करना चाहते हैं लेकिन एम्प्लॉय सेंसिटिव ग्रोथ करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट सेंसिटिव। इसलिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर में फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर, है ना। तो फुटवियर और लेदर सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। दूसरा आपका है टॉय सेक्टर, यहाँ पर हम क्लस्टर्स, स्किल्स डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ये सब क्रिएट किए जाएंगे ताकि मेड इन इंडिया ब्रांड को हम हाईलाइट कर सकें, हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव और सस्टेनेबल टॉयज बना सकें। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, enhanced income for the farmers and skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth। तो स्पेशली इन्होंने बात की है NIFT ये बनाएंगे बिहार में, है ना। तो देखिए बिहार में मखाना बोर्ड भी हो गया और बिहार में NIFT भी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो कहीं ना कहीं बिहार को एक ध्यान दिया जा रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया में हम फर्दर एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को हम बेसिकली फर्दर सपोर्ट करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन हम लेके आ रहे हैं जो कि क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेगा। अभी इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत अच्छा फैक्ट आया था कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और पता है आपको कि चाइना का शेयर कितना है? चाइना का शेयर है 1/3 ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट उनका जो डोमिनेशन है वो है क्लीन टेक्नोलॉजी में, यानी कि स्पेशली सोलार सेल्स में और ईवी बैटरीज में और विंड टर्बाइंस में। स्पेशली सोलार सेल्स में और ईवी बैटरीज में उनका काफ़ी अच्छा डोमिनेशन है। तो इंडिया में हम इसको डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि हमें चाइना पे डिपेंडेंसी कम करनी है और अपना शेयर बढ़ाना है, ठीक है। नाउ इन्वेस्टिंग एज द थर्ड इंजन। तो अभी तक हमने दो बातें की, एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन, एमएसएमई एज द सेकंड इंजन। अब आता है इन्वेस्टिंग एज द थर्ड इंजन। तो इन्वेस्टिंग हम कहाँ पर करेंगे? इन्वेस्टमेंट हम करेंगे
not only in the infrastructure but also in those areas which are very meaningful and which are decentralized. जैसे कि आंगनवाड़ी में हम करेंगे सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण टू, तो आंगनवाड़ी में इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है जी। दूसरा, हम आईआईटीज़ की कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे। थर्ड, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डे केयर सेंटर्स बनाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा हमने फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 70% की बात की है। तो अगर हमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 70% करना है तो हमें फीमेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी होगी। फीमेल्स को हम अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम डे केयर सेंटर ओपन करेंगे, ताकि वो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ करके और अपने काम पर ध्यान दे सकें। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है भारतीय भाषा पुस्तक अब स्कीम। भारतीय मतलब इंडियन, भाषा मतलब लैंग्वेज, पुस्तक मतलब बुक। तो हम इंडियन लैंग्वेज बुक्स देने वाले हैं डिजिटल फॉर्म में फॉर द स्कूल एंड हायर एजुकेशन। दिस एम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दियर सब्जेक्ट बेटर। तो बेसिकली देखिए, स्कूल्स के लिए और हायर एजुकेशन दोनों के लिए हम उनको डिजिटल फॉर्मेट में उन्हीं की लैंग्वेज में बुक देने वाले हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल, उनकी जो खुद की इंडिजिनियस लैंग्वेज है, कई बार उनकी लैंग्वेज में अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती। तो इससे क्या होगा, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अचीव हो पाएंगे। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट इज नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। तो स्किलिंग पे हम फोकस करेंगे। हमने डिस्कस किया था 100% स्किलिंग, है ना, विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। तो स्किलिंग के लिए हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं टू प्रोवाइड ग्लोबल एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग, करिकुलम डिजाइन एंड सर्टिफिकेशन, एम्पावरिंग यूथ फॉर मेक इट फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, राइट। तो हम स्किलिंग पे फोकस करने वाले हैं। उसके अलावा अटल टिंकरिंग लैब्स, ये हमारा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव है। इसी इनिशिएटिव को हम आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट स्कूल्स में 5,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को सेटअप करने वाले हैं, ताकि आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में क्यूरियोसिटी, इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्पर को हम प्रमोट कर सकें। ठीक है जी। अटल टिंकरिंग लैब्स गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसके अलावा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हम बढ़ाने वाले हैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि हमें गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, सब जगह इन्वेस्टमेंट करना है हमें। ठीक है जी। पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम किसके लिए होता है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वर्ड लग गया है ना। प्राइम मिनिस्टर वर्ड, इससे पहले एक स्कीम में वो लगा था, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट में हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे। आपको याद होगा, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो पीएम स्वनिधि स्कीम भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमोट करने के लिए हमने हायर लोन्स देने वाले हैं, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स देने वाले हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट देने वाले हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आज के समय में आपने देखा होगा जोमेटो, स्विगी, इनके जो डिलीवरी पर्सन्स होते हैं, उबर, ओला, इनके जो ड्राइवर होते हैं, जिनको हम कहते हैं गिग वर्कर्स, ये जो वर्कर्स होते हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कहे जाते हैं। तो जो हमारा एक कोड आया था, सोशल सिक्योरिटी कोड, तो उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को प्रमोट करने की बात की गई थी, और उनके लिए सोशल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। तो उनको आईडी कार्ड दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, ई श्रम रजिस्ट्रेशन उनको दिया जाएगा और हेल्थ केयर दिया जाएगा अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। अगेन पीएम वर्ड लग गया है ना, तो गवर्नमेंट स्कीम के लिए इंपॉर्टेंट हो गई ये वाली। तो पीएम जन आरोग्य, पीएम स्वनिधि, है ना, और पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये 3 स्कीम इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि तीनों का स्कीम में बजट में नाम यूज किया गया है। और एग्जाम में कोई सरप्राइज नहीं है कि तीनों में से एक स्कीम आपको पक्का मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। अब आती है इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट वाला हमारा सेम थीम चल रहा है हमें। इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे करने वाले हैं? सपोर्ट टू स्टेट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है सेंटर का। हालांकि ये बजट सेंटर का है, लेकिन स्टेट को साथ लिए बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से काम करना होगा। जीएसटी काउंसिल
और नीति आयोग, ये सारे जो हमारे मिशंस हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देना होगा विद एन आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट को फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर द रिफॉर्म्स। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं एक आपको हल्का सा याद दिलाऊंगा, आपको अगर याद हो, पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में जब हम डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं और रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट में जब हम कोई स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देते हैं और वो ग्रांट किसी कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए होती है और वो हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो हमारे रेवेन्यू डेफिसिट में वो काउंट होता है। लेकिन अगर हमने कोई ग्रांट दी है स्टेट गवर्नमेंट को और वो ग्रांट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दी है, तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से उसको हटा देते हैं और रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करके वो जो हमारे डेफिसिट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? आप बताइएगा मुझे, अगर आप सुन रहे हैं इस लेक्चर को, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया, इस कॉन्सेप्ट का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा और मैं आपको पर्सनली रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से बता देता हूं। जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में से जब हम ग्रांट टू द स्टेट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, तो जो डेफिसिट निकल के आता है उसे हम कुछ नाम देते हैं, उस नाम को हम क्या कहते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, वापस से आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को 50 ईयर्स के लिए लोन दिया जाएगा। जल जीवन मिशन, ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये आने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका नाम लिया गया है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे को मैं लिंक कर रहा हूं क्योंकि एक लिंक तो दोनों में है ही, दोनों ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाए हैं और दोनों में ही इंडिया की बात हो रही है और दोनों ही एक आगे पीछे प्रोड्यूस किए गए हैं। 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आया था और 1 फरवरी को बजट आया है। इकोनॉमिक सर्वे पिछले एक साल की बात कर रहा है और बजट अगले एक साल की बात कर रहा है, तो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हमें भी दोनों को इंटरलिंक करके ही पढ़ना चाहिए, साइलोज में हमें प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंडिया एक ही है, एग्जाम हमारा एक ही है ना। तो जल जीवन मिशन में हमें कोशिश करनी है कि 2028 तक हमने इसको एक्सटेंड किया है और 100% कवरेज हम इसमें करेंगे। टोटल आउटले इसमें हम बढ़ा रहे हैं। तो जल जीवन मिशन में हम क्या करने वाले हैं? हम अच्छी क्वालिटी का वाटर पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें विकसित भारत अचीव करना है तो पावर सेक्टर को हमें डीरेगुलेट भी करना होगा और हमें पावर सेक्टर को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स पे काम करना है और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन को ऑग्यूमेंट करना है और हम जो है एडिशनल बोरोइंग अलाउ करेंगे स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिफॉर्म्स। इससे पहले रिफॉर्म्स आए थे उदय रिफॉर्म्स, है ना। तो उदय रिफॉर्म्स में स्टेट गवर्नमेंट को लोन की बात की गई थी, अगर वो रिफॉर्म्स लेके आते हैं तो उनको लोन दिए जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोन्स की बात कर रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स करेंगी, जो भी रिफॉर्म्स उनको बताए जाएंगे, तो उनको हम एडिशनल बोरोइंग देंगे और उनको हम इंसेंटिवाइज भी करेंगे। ठीक है जी। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एटसेट्रा। तो देखिए, आप ये चीज़ समझिए कि स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट हमारा है जो कि गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट में हमने सिटीज़ को स्मार्ट बनाने की बात की है। उसी तर्ज पर हम ये नए प्रपोजल्स लेके आ रहे हैं, सिटीज़ एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में अर्बन पॉपुलेशन हमारी बढ़ ही रही है, ये इंक्रीज ही हो रही है ना। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान ये भी हमने एक्सटेंड कर दिया है 25 से 30 तक, जहाँ पर हम नए प्रोजेक्ट को बेसिकली मोनेटाइज करेंगे, है ना। जो भी हमारी एक्स्ट्रा लैंड है, एक्स्ट्रा एसेट्स हैं, उन एक्स्ट्रा लैंड को, एक्स्ट्रा एसेट को हम कहीं ना कहीं अच्छे से यूज़ करेंगे और उसको हम लीज पर देंगे और वहाँ से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये हमारा एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का पार्ट है। तो डिसइन्वेस्टमेंट अलग होता है, डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट अपनी एसेट को सेल करती है और एसेट मोनेटाइजेशन अलग होता है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, मैरीटाइम में आप समझते होंगे कि हमारा जो
मैरीटाइम सेक्टर होता है उसके लिए, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जाएगी इसके लिए। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, तो न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बढ़ाने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का जो हमारा करंट शेयर है वो काफ़ी कम है, तो न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अमेंडमेंट्स टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप फॉर एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। तो देखिए एक लायबिलिटी की बात है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उस केस में जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी क्या लायबिलिटी है ना। तो वो बेसिकली बहुत एक क्रिटिकल इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करना है। लायबिलिटी को किस तरह से रखा जाए प्राइवेट सेक्टर की, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल भी रहें और वो डिस्करेज भी ना हो, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि रेज किया गया है, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो रिन्यूएबल सेक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं ऑलरेडी, सोलार सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, विंड सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है हमारा ऑलरेडी 46% पहुंच चुका है, लेकिन साथ साथ में हमें अदर सेक्टर्स को भी, यानी कि न्यूक्लियर को भी फोकस करना होगा। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी हम डेवलप कर रहे हैं। उड़ान आप जानते ही होंगे, बेसिकली जो हमें रीजनल हब्स हैं वो कनेक्ट करने हैं थ्रू द एयरलाइन। तो ये नो फ्रिल्स एयरपोर्ट बनाए जाते हैं यहाँ पर, जितने भी स्मॉल स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पर हम डेडिकेटेड फ्लाइट्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे सिटीज़ कनेक्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, मोर देन 100 सिटीज़ कनेक्ट हो चुकी हैं। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोशी कनाल ईआरएम प्रोजेक्ट। अगेन बिहार आपका थर्ड टाइम आ रहा है यहाँ पे। बिहार के बारे में मखाना बोर्ड इन्होंने बात की, उसके बाद इन्होंने बात की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी NIFT, और थर्ड इन्होंने बात की है वेस्टर्न कोशी कनाल ईआरएम प्रोजेक्ट और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। आपको पता है ग्रीनफील्ड क्या होता है? ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में क्या डिफरेंस होता है? ग्रीनफील्ड के बारे में मुझे बताइएगा। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपको पता है ग्रीनफील्ड के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ग्रीनफील्ड क्या होता है। मैं वेट करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। स्वामी फंड 2 है ना, 15,000 करोड़ फॉर एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। तो देखिए हम ड्वेलिंग यूनिट यानी कि घर है ना, तो घरों को हम देना चाहते हैं लोगों को, और ब्लेंडेड फाइनेंस के थ्रू। ब्लेंडेड फाइनेंस क्या होता है? जहाँ पर हम कमर्शियल फाइनेंस भी रेस करते हैं और जो हमारा फिलेंथ्रोपिक फाइनेंस होता है वो भी रेस करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड को यूज़ करके हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है टूरिज़्म की। देखिए टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप देखोगे रिसेंटली काफ़ी सारी जगह पे हाँ टूरिज़्म हमने प्रमोट करने की बात की गई है, जैसे कि बोध गया में पिछली बार बजट में आया था। यूपी में बात करोगे तो आप काशी कॉरिडोर हो गया, अयोध्या हो गया, फिर महाकुंभ हो गया आपका प्रयागराज में। तो रिलीजियस टूरिज़्म को हम बढ़ा रहे हैं, और पूरे इंडिया में टूरिज़्म को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप भी डेवलप की जाएंगी। इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइन वीज़ा सर्विसेज, इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर आवर यूथ, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट फोकस करना होगा, वीज़ा देना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सकें। स्टेट के साथ पार्टनरशिप करनी होगी जिससे कि हम नई टूरिस्ट लोकेशंस को डेवलप कर सकें। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू स्टेट, तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेट्स को आपस में कॉम्पीट कराते हैं, है ना। तो ये भी एक हमारा एक इनिशिएटिव है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए। मुद्रा लोन फॉर द होम स्टेज, मुद्रा लोन मतलब कि जहाँ पर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन देते हैं, शिशु तरुण ये वाले लोन देते हैं। और होम स्टेज के लिए, होम स्टेज आप जानते हैं यानी कि लोग अपने घर में एक कुछ रूम वगैरह बना देते हैं, प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर कुछ स्पेस क्रिएट कर देते हैं, और या फिर जो उनके खाली घर पड़े हुए होते हैं, एक्स्ट्रा घर पड़े हुए होते हैं, उनको वो पूरी तरह से एक घर की तरह टूरिस्ट को दे देते हैं कि भाई आप वहाँ पर जाके रहिए, है ना। होटल नहीं होता वो, लोगों को खुद ही मैनेज करना होता है, खाना वाना खुद बना सकते हैं। और ईजी ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी टू द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस,
तो ट्रैवल एंड कनेक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टूरिज्म के बारे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या किया जाना चाहिए, तो आप ये एग्जाम्पल ये सब मेंशन कर सकते हो उस पॉइंटर्स को। इसके अलावा पीएम रिसर्च फेलोशिप, R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आईआईटीज और आईआईएससीज में हम टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए फेलोशिप देंगे। जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म, जीन बैंक फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए ये हम देंगे, ठीक है। और ज्ञान भारतम मिशन, तो देखिए ज्ञान भारतम यानी कि नॉलेज को हमें प्रमोट करना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी खुद की मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है, इसको हमें नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी में इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आध बार क्वेश्चन आया इस तरह का, बहुत सिंपल चीज़ें। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ज्ञान भारतम मिशन इज अबाउट विच ऑफ दीज, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, प्लीज़ टेक केयर, राइट। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, इससे पहले हमने बात की थी कि स्कूल्स में हम अटल टिंकरिंग लैब्स की स्टैब्लिशमेंट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, और प्राइवेट सेक्टर के साथ हम इसको 20,000 करोड़ फंड को यूज़ करेंगे। नेशनल जियो स्पाशियल मिशन, अगेन देखिए नेशनल मिशन कोई भी होगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले नेशनल मिशन की बात हमने की थी, सबसे पहले नेशनल मिशन फॉर हाई वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है ना, और ये भी हमारा नेशनल मिशन है। और भी बीच में हमने एक दो जगह पे बात की थी, तो नेशनल वर्ड जहाँ पे आता है वो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। टू डेवलप फाउंडेशनल जियोस्पाशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा यूजिंग पीएम गति शक्ति, फैसिलिटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जियोस्पाशियल का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे कि हमें लैंड रिफॉर्म्स लेके आने हैं, लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए हमें लैंड से संबंधित डेटा चाहिए, हमें लैंड से संबंधित मैप्स चाहिए, और जो लैंड हमारी होती है, लैंड से संबंधित हमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है और जो हमारे मैप्स हैं आपस में इंटीग्रेट करने हैं, लिंक करने हैं, और उसके लिए हमें वहाँ से संबंधित जियो स्पाशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह से अर्बन प्लानिंग के लिए, लैंड रिकॉर्ड्स को ठीक करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए कि भाई हमें हाईवेज बिल्ड करने हैं, एक्सप्रेसवेज बिल्ड करने हैं, कैसे हम शहर के बीच में से उसको निकालें, कैसे मेट्रो को हम अंडरग्राउंड निकालें, तो ये हमारा उस सब में काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक्सपोर्ट्स एज द फोर्थ इंजन, तो अभी तक हमने 3 इंजन की बात की है, अब हम फोर्थ इंजन की बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की। एग्रीकल्चर की बात की, एमएसएमई की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की, और हमारा फोर्थ इंजन आ चुका है, वो है हमारा एक्सपोर्ट। तो देखिए एक्सपोर्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ये एक और मिशन आ गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन में हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंस अप्रोच लेके आएंगे, कोलाबोरेटिव मिशन होगा, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस साथ में आकर के एमएसएमईज को टारगेटेड स्ट्रेटजीज के थ्रू सपोर्ट करेंगे। दूसरा हमारा है भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट क्या करेगा, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो जहाँ पर भी वर्ड लग जाए नेट, यानी कि वो कोई ना कोई डिजिटल इनिशिएटिव होता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर स्ट्रीमलाइनिंग ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग, यानी कि जो भी हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन है वो हम इस पोर्टल के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे, और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर ला करके, और उनसे उनका आपस में इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 क्या होती है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स, आई मीन इन द कमेंट बॉक्स। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा। तो इंडस्ट्री 4.0 के लिए हम स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है जी। और नेशनल फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग द स्टेट्स इन डेवलपिंग टैलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एमर्जिंग इन टीयर 2। देखिए स्टेट्स को हम गाइड करना चाहते हैं कि जो टीयर 2 सिटीज़ हैं उनमें वो अपना टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, क्योंकि इंडिया में अभी हमारे पास में मेट्रोज हैं, अभी हमारे पास में टीयर 1 सिटीज़ हैं, जो कि जैसे कि नेशनल कैपिटल लाइक लखनऊ, चेन्नई तो हमारा मेट्रो हो गया, लखनऊ हो गया आपका, या इम्पोर्टेंट सिटीज़ लाइक आपके बनारस हो गया, है ना, ये सब हमारे टीयर 1 सिटीज़ हैं। लेकिन टीयर 2 सिटीज़ जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पर टैलेंट इजीली अवेलेबल होता है, अच्छा स्किल्ड टैलेंट अगर वहाँ पर हम अवेलेबल करा दें, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स हम प्रोवाइड कर दें, बिल्डिंग बायलॉज को ठीक कर दें, तो हम उनको इंडस्ट्री 4.0 के लिए अच्छे से ऑपरेट करा सकते हैं। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, एयर कार्गो के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, एयर कार्गो समझते हैं आप लोग,
कि जो हम एयर से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो स्पेशली हॉर्टिकल्चर जो होती है, यानी कि जो भी हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी पेरिशेबल होते हैं, तो उसको हम टाइम विद इन टाइम ही उसको हम वो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एयर कार्गो फैसिलिटी प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग हॉर्टिकल्चर को एयर कार्गो के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए हम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा आता है ये हमारा सेम पॉइंट हो गया, रिफॉर्म्स। तो अब हम आते हैं, जब हमने बात की थी 4 हमारे प्रायोरिटीज़ हो गई हैं, अब हमारा लास्ट आता है रिफॉर्म्स। तो हमने बात की थी रिफॉर्म्स विल बी यूज्ड एज फ्यूल, इंक्लूसिविटी विल बी केप्ट इन माइंड फॉर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ विकसित भारत। ठीक है जी। तो रिफॉर्म्स क्या होंगे यहाँ पर, रिफॉर्म्स की हम जब बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन्फॉर्म्स में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, आपने सुना होगा सिबिल स्कोर, सिबिल स्कोर भी एक क्रेडिट स्कोर है, लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं या अदर हमारे प्लेयर्स होते हैं, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनको एक क्रेडिट स्कोरिंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि अच्छे जो लोग हैं जो रीपेमेंट आसानी से कर देते हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दे सकें। नैब फिड क्रेडिट फैसिलिटी, तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कॉरपोरेट बॉन्ड्स को बूस्ट करने के लिए हम इसमें एक एनहांसमेंट क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि नैब फिड जो है ये बैंक्स को, एनबीएफसीज को पैसा देगा और वो आगे जा करके जो भी मतलब कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनको बेसिकली सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट है वो बूस्ट हो सकती है। कॉरपोरेट बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट अभी अंडर डेवलप्ड है, तो कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है ये वाला। सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, तो केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर। आपने देखा होगा कि आज के समय में जो भी हम इंपॉर्टेंट अकाउंट्स खोलते हैं, जैसे कि डीमैट अकाउंट रजिस्टर कराते हैं, तो हमारा जो केवाईसी होता है वो सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री में जाके रजिस्टर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसको हम फर्दर रिवैम्प कर रहे हैं। कंपनी मर्जर रैशनलाइजेशन, तो यानी कि जो भी कंपनी से संबंधित अप्रूवल्स होती हैं, मर्जर से संबंधित अप्रूवल होती हैं, उसको हमने ईजी करने के लिए कंपनी मर्जर रैशनलाइजेशन की बात की है। एफडीआई इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई हमने 74% से 100% बूस्ट करने की बात की गई है, और वो सिर्फ उसके लिए है जो लोग सारी प्रीमियम को इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, यानी कि जो कंपनीज सारी प्रीमियम को इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी उन कंपनीज में एफडीआई 100% किया जा सकता है। टैक्स रिफॉर्म्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आने वाला है विद इन ए वीक। एक टैक्स बिल की बात की जा रही है कि इनकम टैक्स बिल आएगा, जिसका थीम रहेगा ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर, यानी कि ईज ऑफ टैक्स कंप्लायंस लाई जाएगी। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, डेवलपिंग लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अलाइंड विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तो यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है, लाइट टच। देखिए डी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम उन्होंने डिस्कस की है, वो है डी रेगुलेशन, चैप्टर 5 में उन्होंने बताई है, हम आगे डिस्कस करेंगे। हाई लेवल रेगुलेटरी कमेटी फॉर रिव्यूइंग नॉन फाइनेंशियल सेक्टरल रेगुलेशंस, जो नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं वो लाने के लिए हाई लेवल रेगुलेटरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, ये स्टेट लेवल पर लॉन्च की जाएगी। स्टेट आपस में पॉजिटिवली कॉम्पीट करें, इसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स लॉन्च की जाएगी। इससे पहले हमने बात की थी टूरिज्म सेक्टर में कि स्टेट्स को टूरिज्म में इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए हमारे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के। FSDC, फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कमेटी, तो ये बेसिकली इसके लिए हम नई मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं, ताकि जो हमारा करंट फाइनेंशियल रेगुलेशन है उसको हम रिवैल्यूएट कर सकें और रेस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क डेवलप कर सकें, यानी कि जो हमारे रेगुलेशन है वो रेस्पॉन्सिव होने चाहिए, वो रोड ब्लॉक नहीं क्रिएट करें। जन विश्वास बिल, तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे लीगल प्रोविजंस हैं, जैसे कंपनी लॉ में हो गए या अदर हमारे जो कमर्शियल लॉज होते हैं, तो बिजनेस को इजी करने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा, जहाँ पर हम बहुत सारे प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज करेंगे। अब हमारा इंपॉर्टेंट आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपने सुना होगा कि भाई इनकम टैक्स में काफ़ी इस बार चेंज आ गया है। इनकम टैक्स इस बार जो है काफ़ी मिडिल क्लास के लिए फ्रेंडली हो गया है। तो ये स्लैब्स हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है,
अगर आपका इनकम टैक्स में कोई इंटरेस्ट है, अगर आप कोई इनकम कमाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको स्लैब से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 12 लाख रुपए तक अभी जो है इनकम टैक्स ज़ीरो लगता है, ठीक है। लेकिन ये स्लैब्स कितना परसेंटेज होता है वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका रेट ऑफ टैक्स बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स ये कुछ आए हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप टैक्सेशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है, अदरवाइज आप एक देख लीजिएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं, ये सेक्टर्स का नाम देख लीजिएगा, किस किस सेक्टर में वो रिफॉर्म्स दे रहे हैं। सेक्टर वाइज उन्होंने कुछ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स लाए हैं जिससे कि वो सेक्टर्स को प्रमोट कर सकें, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह से आपके ये भी सब चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये थोड़ा सा एक डिस्कस करने वाली चीज़ है यहाँ पर, सोर्स ऑफ रिसीट्स। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सरकार के पास पैसा आ रहा है वो है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़, यानी कि ये हमारी डेट रिसीट्स हो गई, है ना। यानी कि सरकार के पास जो डेट रिसीट्स हैं 24% वो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से आ रही हैं। सेकंड हाईएस्ट जो सरकार के पास पैसा आ रहा है वो है पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स का मतलब है कि जो कंपनीज के अलावा जो इनकम टैक्स आता है। थर्ड आपका आ रहा है जीएसटी और अदर टैक्सेस से, और फोर्थ हमारा आ रहा है कॉरपोरेशन टैक्स से। कॉरपोरेशन टैक्स इज नथिंग बट द इनकम टैक्स फ्रॉम द कंपनीज, ठीक है जी। और नॉन टैक्स रिसीट बहुत कम है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट भी बहुत कम है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हम अभी आजकल कर नहीं रहे हैं ज़्यादा। कस्टम्स यानी कि जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी होती हैं और एक्साइज ड्यूटी, ये भी आपकी बहुत कम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़। और टैक्स में अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा टैक्स हमारा पर्सनल इनकम टैक्स से है। हालांकि ये जो टैक्स रिफॉर्म्स इस बार आने वाले हैं उसके बाद में ये आपका अमाउंट कम होने वाला है, क्योंकि जीएसटी बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जीएसटी बढ़ा करके वो इनकम टैक्स को कम कर रहे हैं। पैसा जा कहाँ पे रहा है ना, वेयर द मनी इज गोइंग। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो देखिए, ये तो उनका पैसा है ही, इसको हम ये नहीं कह सकते कि सरकार का पैसा ये खर्चा हो रहा है, ये तो उन्हीं का शेयर है। लेकिन खर्चा कहाँ पे हो रहा है? सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे, क्योंकि लोन हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो जो भी हमारा पास्ट में लोन लिया गया है उस पर खर्चा हम कर रहे हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो हमारी सब्सिडीज़ हैं, और स्पेशली सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, यानी कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही डिज़ाइनिंग करती है, खुद ही प्लानिंग करती है, खुद ही फंडिंग करती है, खुद ही इंप्लीमेंटेशन करती है, यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। इसके अलावा डिफेंस पे हमारा काफ़ी खर्चा हो रहा है, डिफेंस पे 8% है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे हमारा 8% खर्चा हो रहा है, ये भी हम थर्ड नंबर कह सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारा आता है मेजर सब्सिडीज़, क्योंकि सब्सिडीज़ जो होती हैं जिसमें हमारी फूड, फ्यूल और फर्टिलाइज़र आती हैं, 3F सब्सिडीज जो आती हैं, तो यहाँ पर भी हमारा काफ़ी खर्चा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और डिफेंस और आपका सब्सिडीज, ये मेजर हमारे एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा टैक्स रिसीट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है। तो देखिए, ग्रोस टैक्स रिसीट हमारा इंडिकेट करता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो ये एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिया हुआ है डेटा, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्शन है नेक्स्ट ईयर के लिए 12% है, और जो हमारा ईयर भी कंप्लीट होने वाला है उसमें हमारा 11.9% है, जिसमें से कि डायरेक्ट टैक्सेस हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे। करंट ईयर में भी हमारा 6.9% डायरेक्ट टैक्स था, और नेक्स्ट ईयर में भी हमारा 7.1 रहेगा, और 4.9 था और 4.9 था, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम ही हैं और डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा ही हैं। ये हमारा इंडिकेट करता है प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द टोटल टैक्सेशन सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, एग्जाम में कई बार ट्रेंड पूछ लेते हैं। इसके अलावा आपका एक ट्रेंड और आता है, वो है डेफिसिट्स का। डेफिसिट क्या होता है? द शॉर्टेज ऑफ इनफ्लो एज कंपेयर टू आउटफ्लो, ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट आपका होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है कि जो भी हमारा टोटल टोटल एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग द डेट रिसीट। डेट रिसीट के अलावा जो रिसीट है हमारी, ठीक है जी। तो वैसे तो देखा जाए तो बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, ये पॉजिटिव मतलब इंडिकेशन है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है। हमारा टारगेट 3% है, 3.5% भी कह सकते हैं, क्योंकि एनके सिंह कमेटी ने 3.5% के लिए इजाज़त दे दी थी। और रेवेन्यू डेफिसिट भी हमारा कम हो रहा है, 4%, 2.6%, 1.9%, 1.5%। तो हम कहीं ना कहीं टैक्सेशन और बाकी रिफॉर्म्स जो हमने प्रीवियसली लाए थे
अपना जीएसटी वगैरह रिफॉर्म्स ला करके हमने अपना रेवेन्यू डेफिसिट भी कम किया है। प्राइमरी डेफिसिट भी हमारा कम होता जा रहा है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी कम होता जा रहा है। ठीक है जी। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द ग्रांट गिवन टू द स्टेट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। इनफैक्ट ये आपका एक अच्छा ट्रेंड है। ठीक है, तो सारे के सारे हमारे जो हैं वो डिक्लाइनिंग ही हैं। बोरोइंग की मेजर सोर्स क्या है? ये जो हमने पैसा बोरो किया है, ये सबसे ज़्यादा बोरो किया है सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। सॉरी, मैं यहाँ पर मिस्टेक ठीक कर देता हूँ, मार्केट बोरोइंग। ये देखिए, ये जो वायलेट लाइन है, ये पूरी वायलेट लाइन इंडिकेट करती है मार्केट से बोरोइंग। और सेकंड हाईएस्ट आपकी है सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, ये देखिए रेड बॉक्स बने हुए हैं आपके। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि ये दो मेजर सोर्स हैं जहाँ से हमारा पैसा आता है। रेलवे सेक्टर में आपकी सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, या फिर आपको एज ए वैल्यू एडिशन आप GS3 में यूज़ कर सकते हो। 25-26 में हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो एक्सपेक्टेड है वो 98.43% है, और पहले भी 98 के आसपास ही रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारा सेम मेंटेन्ड है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि हमारी रेलवे को ऑपरेट करने के लिए हमने कितने खर्चे किए। ठीक है जी। रेलवे अर्निंग अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर फ्रेट इज लेस देन पैसेंजर फेयर इज लेस देन फ्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मालगाड़ी है वहाँ से रेलवे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करती है, और जो पैसेंजर गाड़ी है वहाँ से उनको ज़्यादा रिसीट नहीं आती हैं। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है जी, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। आई होप आपने एंजॉय किया, और मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे आपके बजट में। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपने वीडियो कम्प्लीटली देखी है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर दें, ताकि आपकी अलर्टनेस मुझे पता चल सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।